नमस्कार। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया की दो सबसे कामयाब टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। न्यूजीलैंड और भारत की टक्कर होने वाली है, दोनों टीमें पहुंच गई हैं। और हमारे साथ सभी मुद्दों पर, क्रिकेट क्या होगा मैच, टॉस का क्या अंजाम होगा, हवा चल रही है, बहुत तरह की बातें हो रही है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण रोमांचक मुकाबला है जिस दिन का इंतजार था भारत के देशवासी के, जो क्रिकेट प्रेमी है, और पूरी देश की निगाह लगी हुई है कि इस सेमीफाइनल मैच में, इसको लेकर के थोड़ा अंदेशा सा न्यूजीलैंड को लेकर के हमेशा से रहा। पिछले वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ, सभा करीम हमारे साथ हैं, दीपक सैनी जी भी हमारे साथ हैं। सभा भाई, सबसे पहले ये बताइए, खटका सा तो लग ही जाता है, मतलब इंडिया ने आप ना चाहते हुए भी एक दिल में रहता है कि भाई साहब पिछले वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, कहीं कुछ ऐसा ना हो। परीक्षा के पहले दही खाए बिना नहीं जाता। हाँ, दही चीनी वो तो है भी। मेरे मन में भी वही है कि चूंकि भारत का प्रदर्शन इसके पहले विश्व कप में न्यूजीलैंड के विरुद्ध, चाहे वो आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर टेस्ट चैंपियनशिप हो जहां पर हम उनसे फाइनल में हारे थे, वो एक तरह से एक ऐसी टीम है जिसके सामने हमें बहुत सावधान रहना है। और अभी तक जितने सारे मैचेस हुए हैं, सिर्फ न्यूजीलैंड ही एक टीम है जिसने कुछ हद तक लड़ाई लड़ी है भारत के सामने। 273 रन सबसे बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड ने बनाया है लीग मैच में भारत के विरुद्ध। उसके बाद 48 ओवर में भारत ने वो मुकाबला जीता था। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा अंत में नाबाद बल्लेबाज रहे थे। तो एक तरह से सिर्फ न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसने थ्रेटन किया है भारत को। उसके अलावा ये जो दौर रहा है भारतीय टीम का, वो लाजवाब रहा है। भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार की एकाग्रता इसके पहले मैचेस में दिखाई है, उसी फोकस के साथ भारत आज भी मैदान में उतरे। भारत के सामने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। जिस तरह की मुझे खबरें आ रही हैं, जो वानखेड़े का जो स्ट्रिप है, जो पिच है, वो धीमा खेलेगा। इसका मतलब है कि हमारे स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। हमारे पास तुलनात्मक अगर हम बात करें तो हमारे पास दो शानदार क्वालिटी स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। हमारे सभी प्लेयर्स जो हैं वो शानदार फॉर्म में हैं। तो एडवांटेज भारत के पास है। पर अंत में ये इस टूर्नामेंट का भारत के लिए सबसे बड़ा दिन है। भाई, आपने कैप्टन को सुना, बड़ा चिल्ड आदमी है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुंबईया होता है, मैदान के अंदर भी, मैदान के बाहर भी। लेकिन मेरा सवाल, आप पहले एक तो टिप्पणी आपकी इस पे चाहूंगा, हमारे कप्तान के एटीट्यूड पे। दूसरा, जो आपने स्पिनर की बात कही, तो आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और वहां 4-5 लेफ्टी हैं, और वही एक मैच था जिसमें कि जडेजा को विकेट भी नहीं मिला था। हाँ, पर आपके पास कुलदीप यादव भी है, जो कि एक रिस्ट स्पिनर है। और तो वो जो एडवांटेज है न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडर्स का, उसको नेगेट करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है ना बाबा, कि हमारी जो पेस बॉलिंग अटैक है, इतनी अच्छी बॉलिंग यूनिट भारत के पास कभी भी नहीं थी। आप भारत में वनडे क्रिकेट का इतिहास निकाल के देख लें, इतनी शानदार बॉलिंग यूनिट कभी भी हमें मिली नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। स्पिनर्स का रोल तब शुरू होगा जब हमारे सीमर्स ने अपना काम कर दिया होगा। और अभी तक जो 9 मैचेस हुए हैं, वहां पर हमारे सीमर्स ने पहले स्पेल में ही धावा बोला है दूसरे टीमों के ऊपर, और ये बहुत बड़ी परेशानी रही विपक्षी टीमों के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि चलिए, ये सेमीफाइनल मुकाबला है, पर अंत में ये एक ऐसा मुकाबला है जहां पर स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। केन विलियमसन मेरे ख्याल में टैक्टिकली सबसे शानदार कप्तान है, और उस कप्तान को मालूम है कि आप उनके पास जो 10 अन्य खिलाड़ी हैं, उनसे सबसे अच्छा प्रदर्शन किस तरह से निकलवाना है। और वो स्ट्रैटेजी वाइज बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है, हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। तो भारत को उसके लिए भी चौकन्ना रहना और होगा। एक बात और भी है सबा भाई, कि उनकी टीम में भी जैसे हमारी टीम में कोई गड्ढा नहीं है, उनकी टीम में भी कोई गड्ढा नहीं है। मिचेल सैंटनर 16 विकेट ले रहे हैं, फर्ग्यूसन फॉर्म में है। ट्रेंट बोल्ट के बारे में क्या कहना है? टॉप के खिलाड़ी रचिन रविंद्र जो है, उनके बारे में तो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है। अगर और कैसे उनको चांस मिला, जैसे शमी को चांस मिला, वैसे ही उनको चांस मिला एक तरह से। तो उनकी टीम में भी कोई गड्ढा नहीं है। बाहर से हम चाहे कुछ भी कर लें, बैटिंग वर्ल्ड कुछ भी कह ले, लेकिन वही एक टीम है, जैसे आप पहले बता रहे थे कि 273 का स्कोर ले जाना, या बैटिंग में भी उन्होंने आपको एक बार फंसा लिया था। अगर 30 रन उनके पास और होते तो आप फंसते हुए दिख रहे थे। तो ये एक टीम है जो कि आपको फंसाती हुई नजर आती है। और एक ऐसी टीम है जो बहुत डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, बिल्कुल। उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और जो कंट्रोलेबल्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात करते आते हैं, वो उनको पता है कि उस पर उनको ध्यान दे। जैसे फील्डिंग आपके अंदर है, आपको मेहनत करनी है, आपको कैचेस पकड़ने हैं, आपको रन्स रोकने हैं, रन आउट करना है, ये सारी चीज़ उनको मालूम है, और उस पर मेहनत निरंतर करते आते हैं। एक और बात है कि
न्यूजीलैंड में कई सारे उनके भी एडवांटेजेस हैं, प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं। केन विलियमसन का वापस आना बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। रचिन रविंद्र अच्छे फॉर्म में है। एक दो जो मुझे कमजोरियां नजर आ रही हैं, वो डेविन कॉनवे ने पहले मैच में जो रन बनाए थे उसके अलावा उनमें वो उनके प्रदर्शन में हमारे मैच में तो 0 पे गए थे, निरंतरता नजर नहीं आ रही है। डैरल मिचेल बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, टॉम लैथम बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, पर उन्होंने ज्यादा रन बनाया नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कमजोरी है न्यूजीलैंड टीम के अंदर। उसके साथ साथ उनकी गेंदबाजी, उनके पास एक रेगुलर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके अलावा वो रचिन रविंद्र से तक को इस्तेमाल करते हैं, ग्लेन फिलिप्स को राइट आर्म ऑफ स्पिन करवाते हैं। मैट हेनरी इस समय उस समय इंजर्ड है, टीम सऊदी ले रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, मुझे लगता है कि वो निर्भर करता है किसके सामने वो विकेट ले रहे हैं। उनका मुकाबला आज भारत के टॉप क्वालिटी बैटर्स के सामने होने वाला है। तो अगर हम तुलना करेंगे ना, तो इस समय निश्चित रूप से भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है न्यूजीलैंड के सामने। हमारे साथ और मेहमान भी है, राजेश चौहान साहब जुड़े हैं और दीपक सैनी साहब जुड़े हैं। थोड़ा सा हम सीरियस करते हैं, आप थोड़ा उनको लाइट कर दीजिएगा। ठीक है राजेश सर, इस मुकाबले से पहले आपके जहन में, जैसे कप्तान हमारे बाबा कह रहे थे कि चिल्ड कप्तान है, सबसे रिलैक्स्ड कप्तान दिख रहा है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ फॉर्मर प्लेयर, आपको क्या लगता है इस समय सबसे ज्यादा जो दिमाग को भारी कर रहा हो जो फैक्टर, वो क्या आपको लगता है दोनों ही टीमों में? नहीं, दोनों टीमों में आपने रोहित को सुना होगा तो उन्होंने साफ कहा कि हम टॉस के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन वो भले कुछ भी बोल लें, लेकिन मुंबई का, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था सनी भाई का काफी लंबा एक्सपीरियंस है मुंबई के उस मैदान का, और उन्होंने कहा कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दो बातें हैं कि या तो रोहित जो है वो अपने आप को बूस्ट करने के लिए टॉस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, नेचुरली होना भी चाहिए, एज ए कैप्टन लीड करना चाहिए अपनी टीम को। सेकंड चीज है कि शाम का समय अभी वहां पर जैसे कि हमारे स्पिनर्स हैं वो अगर, और मुझे जो मैंने एक आर्टिकल और पढ़ा कि कुछ घास निकाली गई है वहां पर और थोड़ा पिच को फ्लैट किया गया है, अच्छी बात है। हाँ, सभा को मैं सुन रहा था, सभा ने कहा कि हमारे स्पिनर्स किसके सामने बॉल डाल रहे हैं, तो एक चीज मेरे दिमाग में ये आई कि अगर हमारे स्पिनरों को अगर टर्न मिल रहा है तो उनके जो नॉन रेगुलर स्पिनर है उनको 50% भी अगर उनको सपोर्ट मिलता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ चीजें प्लस माइनस हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में अभी हम लोग, फिर मैं बोल रहा हूं कि हमारी टीम जो है वो 60% और 40% का रेशियो है दोनों टीम का। हमारी टीम का पूरा 60% हम लोग पॉइंट पे चल रहा है। दीपक सैनी जी, आप क्या सुनाएंगे? देखिए, क्रिकेट भी चल रहा है देश में, चुनाव भी चल रहे हैं, और दोनों को अगर मिला के देखा जाए, मैं एक लाइन में बोलूं तो न्यूजीलैंड ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार है जो ना खुद जीतता है वर्ल्ड कप, ना दूसरे को जीतने देता है। वोट कटवा है जी, वोट कटवा ही है सर। और कहा जाता ना कि लोहा लोहे को काटता, तो इस समय रचित रविंद्रन से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। रचिन रविंद्रन तो फाइट ऑफ द टूर्नामेंट, जैसे हम लोग भी करें 500 से ज़्यादा रन, 5 से ज़्यादा विकेट, और इंडिया जो आए उनको भी स्पिन खेलेगा। जैसे स्पिन की बात आप कर रहे थे सभा, स्पिनर को टैकल करने के लिए रचिन रविंद्र, उनके पास एक अच्छा हथियार है जो कि इंडियन माइंडसेट को समझते हैं, स्पिन भी उतना ही अच्छा खेल रहे हैं, फास्ट बॉलिंग भी अच्छा ही खेल रहे हैं। बहुत ही शानदार फॉर्म में है, मेन स्टे इस समय साबित हो रहे हैं रचिन रविंद्र। शतक लगाया उन्होंने, अच्छे क्वालिटी अटैक के सामने उन्होंने रन्स बनाए हैं, तेज़ गति से वो रन बनाते हैं। मुझे लगता है कि भारत की विकेटों पे खेलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दी लेंथ को पिक करना। अगर आप लेंथ पिक कर रहे हैं तभी उसके बाद आपकी पोजीशन, आप जल्दी आते हैं शॉट्स खेलने के लिए, जो रचिन रविंद्र की बल्लेबाजी में देखने को मिला है। दूसरी बात, आज चैलेंज रविंद्र के सामने क्या होगा कि जब वो कुलदीप यादव को खेल रहे हैं तब वो रिलीज के समय उनको पिक कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर, रिस्ट स्पिनर है, उनको पिक करना बहुत सारे बैटर्स के लिए बहुत परेशानी का सबब रहा है इस विश्व कप में। तो रविंद्र के लिए यही एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। पर हाँ, चूंकि वो शानदार फॉर्म में है तो भारत का प्रयास यही होगा कि उनको विकेट कम से कम में उनको वापस भेजा जाए। केन विलियमसन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, मैं वापस आना चाहता हूँ बाबा और बिमल टॉस पे। भारत के लिए जो रोहित शर्मा ने कहा कि, और मैं रोहित की बात से सहमत हूं, कि भारत के पास इतना अच्छा संतुलन है कि भारत के लिए टॉस का महत्व उतना ज्यादा नहीं जितना कि न्यूजीलैंड के लिए है। करेक्ट। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूजीलैंड अगर टॉस जीतेगा वो निश्चित रूप से पहले वो बल्लेबाजी करना चाहेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में अंडर लाइट्स भारत की जो अटैक है
उसमें और ज़्यादा पैनापन आ जाता है, उनकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूजीलैंड का प्रयास यही होगा कि वो पहले बल्लेबाजी करें और सेकेंड हाफ में वो बॉलिंग करें, क्योंकि उनके पास जो 3 सीमर्स हैं, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, में 2 स्विंग बॉलर्स हैं, और वानखेड़े में, शाम में, मुंबई में स्विंग बॉलर को सपोर्ट मिलता है। तो उनके पास जो बॉलिंग अटैक है वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो पहले बल्लेबाजी करें और सेकेंड हाफ में वो डिफेंड करें स्कोर को। चौहान साहब, आपको लगता नहीं है कि शुरुआत के 15 ओवर आपको बचा के खेलने हैं? जो स्विंग की बात सभा कर रहे हैं, 15 ओवर जो है वो बहुत क्रूशियल है, या पावर प्ले 10 ओवर? नहीं, मैं आपको डाटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जहां तक मुझे याद है न्यूजीलैंड की टीम ने एक एवरेज रन रेट हमेशा मेंटेन करके चला है, जहां तक मुझे ध्यान है। अगर आप लोगों के पास डाटा होगा तो देख लीजिए कि उन लोगों ने 5, 5.5, 6 ये रन का एवरेज जो है इन्होंने शुरू से फर्स्ट ओवर से वो लेके चलते हैं, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं। तो अगर हम वो पहले बैटिंग करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरेज हम उनको वो चीज न दें, पहली चीज। अब अगर हमारे जैसे कि आपने कहा कि भाई सेकंड अगर हम वो करते हैं बॉलिंग तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने वही कहा कि पिच अगर हमारे स्पिनर को थोड़े भी सपोर्ट कर रही है तो सेकंड हाफ में उनके स्पिनरों को भी अगर वो 50% भी सपोर्ट करती है तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। तो हमें थोड़ा सा टॉस इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन क्या है कि अभी तक का अगर हम इस पे ज्यादा सोचे नहीं और हम एक हमारी जो हमारे को एक ड्यूटी मिली हुई है, हर एक प्लेयर को 11 प्लेयर की अपनी अपनी ड्यूटी है, अगर वो अपना 70% भी उस टैलेंट को यूज कर लेते हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारा जो परसेंटेज है हम लोग बहुत हाई है, हमारा मोरल बहुत ऊपर है। ये एक इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं राजेश भाई, सभा भाई, कि रोल इम्पोर्टेंट है और क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, वो एज अ कप्तान रोहित शर्मा ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में दिखाया। हाँ, उसके साथ साथ विमल सही बात आपने उठाई, जो प्लेयर्स को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तभी तो बैक भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। और उस तरह से बहुत जरूरी है कि आप जो वातावरण ड्रेसिंग रूम में बना रहे हैं वो हेल्प कर रहा है कि नहीं प्लेयर को परफॉर्म करने के लिए। ये काम सपोर्ट स्टाफ ने किया है, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा ने भी किया है, और इसी वजह से कई ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे टूर्नामेंट शुरू होने के पहले, कब उनको मौका मिलेगा, मौका क्यों नहीं मिल रहा है, उन सभी खिलाड़ियों को जब जब समय आया है मौका मिला है, चाहे वो मोहम्मद शमी हो गए या श्रेयस अय्यर हो गए या फिर सूर्य कुमार यादव ही क्यों ना हो गए, तो इन सभी प्लेयर्स को चांस मिला, सब लोगों ने परफॉर्म किया है। पर अंत में मैं बार बार बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि ये जो मुकाबला है वो स्ट्रैटेजी की लड़ाई है। मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड जब बैटिंग करता है तो वो क्या टारगेट करेगा, क्या वो सेफ खेलना पसंद करेगा पहले 10 ओवर, या फिर वो अटैक करना पसंद करेगा, क्योंकि अभी तक हर एक टीम ने भारत के पेस बॉलर्स के सामने सेफ खेलना पसंद किया। उनको लगता है कि पहले 10 ओवर खेले तो उसके बाद वो अटैक करेंगे। पर भारतीय सीमर्स की धार इतनी अच्छी रही है कि पहले 10 ओवर में ही विपक्षी टीम के जो बैटर्स हैं उनके 3-4 विकेट गिर गए हैं। तो क्या वो स्ट्रैटेजी में हमें चेंज देखने को मिलेगा? पिछले मुकाबले में क्या हुआ था न्यूजीलैंड के विरुद्ध, 2 विकेट उनके जल्दी गिर गए थे। तो आज क्या प्रयास यही होगा कि एक बॉलर को कम से कम टारगेट करे, वो 3 पेस बॉलर में से 3 पेस बॉलर में से एक पेस बॉलर को क्या न्यूजीलैंड टारगेट करेगा कि नहीं, दबाव बढ़ाने के लिए भारत के ऊपर, क्योंकि भारत के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है नहीं। 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन 6-7 ओवर करके आपने टेस्ट किया हुआ है। सैनी जी, आप कुछ कहेंगे इस पे, कुछ अपना सुनाइए। जी, मेरे सपने में मैंने देखा रात को मोदी जी आए थे और वो आज के मैच के बारे में सबको, क्योंकि रैलियां भी चल रही है ना, तो डेली सारे नेता रैली कर रहे हैं, मैं सारे नेताओं को बुलाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मोदी जी आए और आज के मैच के बारे में उन्होंने भाषण देना शुरू किया। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल चल रहा है। भैया दूज भी है, तो आज न्यूजीलैंड को दूजे नंबर पे रखना है और इतना शान से खेलना है मेरे भाइयों बहनों, चाहे टॉस जीतो या मत जीतो, मैच भी जीतो या मत जीतो, अपनी पे आ गए तो हर साल वर्ल्ड कप करवा देंगे। वर्ल्ड कप हर साल करवा सकते हैं सर, इसलिए रोहित शर्मा जी कूल है। देखिए, है तो मजाक की बात, लेकिन जो डेप्थ है इंडिया का, जो डेप्थ है और जो एपेटाइट है ओलंपिक में शामिल हो रहा है गेम, तो जाहिर तौर पे मतलब हर साल तो होना मुमकिन नहीं है, लेकिन एपेटाइट जरूर क्रिकेट की है और लोग मतलब इसकी लोकप्रियता तो बढ़ी है, खासकर वर्ल्ड कप में भी। और जिस बात को हम लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि विकेट्स बहुत अच्छी बनी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, विकेट्स को लेकर कोई शिकायत नहीं। हाँ विमल, विकेट शानदार रहे हैं यहाँ पर, पेस बॉलर्स ने विकेट लिया है, स्पिनर्स ने विकेट लिया है, रन बने हैं, बैटर्स को इस विकेट पे मज़ा आया है खेलने में, और हर एक टीमों ने
एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को। देखिए बीसीसीआई जब भी इस प्रकार के आईसीसी इवेंट को होस्ट करता है, हमारे यहाँ जिस तरह का काम होता आ रहा है स्टेट लेवल्स पे, जिस तरह के स्टेडियम्स बने हैं, जिस तरह की विकेटें तैयार होती हैं, जिस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो निस्संदेह सबसे अच्छा रहता है। और एक और बहुत बड़ी बात रही है कि एक दिवसीय क्रिकेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वो बोरिंग हो गया है, उतना इंटरेस्ट बचा नहीं है, पर अब उसकी लोकप्रियता, चूँकि शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से हमें वापस वो नज़र आने लगा है, क्योंकि इस विश्व कप में कुछ अद्भुत प्रदर्शन रहे हैं टीम के हिसाब से भी और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी। कुछ फैंस का क्या कहना है वहां पर वानखेड़े के बाहर, वो सुनवाते हैं आप। इंडिया का बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है और न्यूजीलैंड का भी वैसे ही चल रहा है। वो न्यूजीलैंड कमबैक बहुत अच्छा किए है, मतलब वो नहीं होते फिर भी वो कमबैक अच्छा से किए। हाँ, इंडिया तो अगले 9 मैच जीत के आई है, वो अच्छा परफॉर्मेंस में किया है। नॉकआउट मैचेस में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, लेकिन आज न्यूजीलैंड है, 2019 में जैसे बाहर किया था सब, 130 करोड़ इंडियन का दिल टूटा था, लेकिन आज वानखेड़े में है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया को थोड़ा प्रेशर हैंडल करके थोड़ा सा संभाल कर खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड को हल्की टीम होकर लेना एकदम जरूरी नहीं है। न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्ग्यूसन सब फॉर्म में, और उनका सबसे डेंजरस बॉलर जो मुझे लगता है वो मिचेल सैडनर। सो आई गेस कि अगर इंडियन ओपनर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं तो इंडिया मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा है। इंडिया रिकॉर्ड बरकरार रखेगा क्योंकि सभी फॉर्म में है एंड दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारा मिडिल ऑर्डर दैट्स गोइंग प्रीटी वेल with KL Rahul, Shreyas Iyer and Virat Kohli also at number 3 is dominating in every match. और मुझे लगता है बहुत अच्छा जाएगा। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेल रहा है with Rachin Ravindra and Kane Williamson back in the squad, बहुत अच्छा है, but with home conditions India is going to win. विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया इस वक्त जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचते हुए दिख रही है, और विराट कोहली के अलावा जो दूसरे खिलाड़ी है वो यहाँ पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और मुख्य तौर पर सभी को उम्मीद है कि लगभग 30,000 के करीब वानखेड़े का जो स्टेडियम है, दर्शकों के बैठने की क्षमता है, और सभी लोग ये चाह रहे हैं कि सेमीफाइनल का ये हाई वोल्टेज मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया निश्चित तौर पर इस बार जीतेगी, क्योंकि न केवल बैटिंग बल्कि बॉलिंग, फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया ने इस पूरे विश्व कप के हर मैच में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल का ये महामुकाबला हाई वोल्टेज निश्चित तौर पर होगा, लेकिन टीम इंडिया के फैंस को ये उम्मीद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हैं भाई साहब? क्या जीतेगी टीम इंडिया? 100% जीतेगी। कौन अच्छा खेलेगा, क्या लग रहा है? रोहित शर्मा से यहाँ पर जो है वो उम्मीद, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, KL Rahul and Jadeja. I am come from Abu Dhabi. India जीतेगी। Man of the match will be विराट कोहली। विराट कोहली जी, निश्चित तौर पर देखिए विराट कोहली को लेकर बहुत उम्मीद है, और आज का ये हाई वोल्टेज मुकाबला है। 2019 में का भी जो वर्ल्ड कप था वहां पर भी टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन जो नॉकआउट मुकाबला था न्यूजीलैंड के सामने ही टीम इंडिया हारी थी। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर जो फैंस है उनको लगता है कि नॉकआउट का भले ही प्रेशर अलग हो, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया जो है मुकाबला निश्चित तौर पर जीतेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र रिजालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारत बनाम न्यूजीलैंड का जो हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए धर्मपाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि जगह जगह पर जहां पर भी टीम इंडिया खेलती है वहां पर सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं। दिव्यांग आप देख सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप इतने बड़े फैन है, कब से ये जुनून रहा और आज का मैच की तरफ आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एक नॉकआउट मैच है, इसका एक अलग प्रेशर देखने को मिलता है। अब तक जो मैच खेले वो अलग थे, ये फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होता है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? लोग सबसे पहले तो मेरी जर्नी 2006 से स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने खुद नॉर्मल लोगों के साथ खेलता था क्रिकेट, तो मेरी क्रिकेट का एक जुनून, जो बुखार होता है ना क्रिकेट का फीवर, वो मेरे को वहाँ से अपने गांव पेपरसा से, मुरैना जिले गाँव में मेरा गांव पेपरसा है, वहाँ से लोगों के साथ खेलता था। लोग कहते थे यार आगे जाएगा क्रिकेट खेलना, फिर मैंने फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। अभी भी व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रही बात आज के मैच की, आज का मैच बहुत हाई वोल्टेज मैच है, बहुत प्रेशराइज मैच है। आपने अभी कहा था कि प्रेशराइज होता है, नॉकआउट मैच है, बट हमने बहुत सारे नॉकआउट खेले हैं, पर न्यूजीलैंड को भी हम कमजोर नहीं ले रहे हैं, और आईसीसी इवेंट है तो हमें सावधानी के साथ खेलना चाहिए। लक, फेवर सब अपने साथ है। आज इंडियन टीम जरूर बीट करेगी यहाँ पे। लेकिन आपका हॉट फेवरेट कौन है? क्योंकि टीम इंडिया में गेंदबाज भी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद शामी हो
की बात की जाए या फिर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, बैट्समैन भी लगातार शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है फिलहाल? इंडिविजुअली कोई नहीं है, मैं पूरा इंडियन टीम मेरी फेवरेट है। और इंडियन टीम को चाहे बॉलिंग हो, अपना बैटिंग हो या फील्डिंग हो, कुछ भी हो, अपना सारा प्रीवियस मैचों में बेस्ट करते आ रहे हैं। हमने सारे 9 मैचेस देखे इस वर्ल्ड कप के, सारे मैच कवर करके आ रहा हूँ मैं। देखा कहीं पे हमको वीक पॉइंट नहीं लग रहा, कहीं पे कोई वीक पॉइंट नहीं लग रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉलिंग में बुमराह, शामी एंड सिराज, इन तीनों से बच गए तो जड्डू और कुलदीप, मतलब बचने का कोई चांस नहीं है कहीं पे भी। और बल्लेबाजी में तो आप देख रहे हैं विराट भाई है, रोहित है, शुभमान गिल है, श्रेयस है। और एक और प्लस पॉइंट हम बेंगलोर से लेके आए, अपना 4 और 5 वाला नंबर वाला 100 लगाता है, तो अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे दर्शक होने चाहिए। फार्मर उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं, व्हील चेयर क्रिकेट। राजेश चौहान जी, आपने सुना कितना प्रेशर है, मतलब दर्शक कोई बोला मैं अबू धाबी से आया हूँ, कोई टी शर्ट पहना हुआ है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, ये ही एक दबाव है। भले ही आप कहे होम एडवांटेज है, लेकिन ये दबाव भी होता है। नहीं, ये दबाव देखिए बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है। अब आप सोचिए ना कि हाँ, कितनी सारी चीजें हम लोगों को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के चलनी पड़ती है, हमारे परिवार से लेकर के, फिर हमारे क्या बोलते हैं बोर्ड का, फिर हमारी टीम का, फिर कप्तान की स्ट्रेटेजी, फिर हमारी इंडिविजुअल, मेरा टैलेंट, मुझे कहाँ यूज करना है, क्या करना है। मतलब अगर मैं टीम में मेंबर हूं तो मुझे, आप सोचिए कि इंडिविजुअल भी बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन इस प्रेशर से निकल के ही जब आप निकलना सीख जाते हैं, तभी आप इंडिया टीम के दरवाजे के अंदर घुसते हैं, और ये सीख करके जाते हैं आप। तो कहीं ना कहीं हमारे उन सारे खिलाड़ियों में एक टैलेंट होता है कि वो इस प्रेशर को एक तरफ रख करके अपने टैलेंट को अपने उस गेम में अंदर आता है, और अपने जो उनका टैलेंट होता है उसको लेके हमारे जो ओलंपिक चैंपियन है अभिनव बिंद्रा ने बहुत अच्छा ट्वीट किया, और उन्होंने बोला कि आप जो रोज करते हैं, जो ड्रिल है आपका, वही आपका रिचुअल भी है। मतलब आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करें। आप एज अ सेलेक्टर या एज अ प्लेयर आप क्या बोलते हैं टीम को, खासकर इस तरह का प्रेशर हो, या कप्तान क्या बोलता है ड्रेसिंग रूम में, आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है? और वैसे में जब कप्तान का भी होम ग्राउंड हो। देखिए, मुझे लगता है कि स्थिति में कप्तान और सपोर्ट स्टाफ का काम यही रहता है कि आप सभी खिलाड़ियों को रिलैक्स रखें, नॉर्मल रखें। जब तक कि आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, आपके शरीर के अंदर या मन या मानसिक रूप से अगर आपके अंदर तनाव आ जाता है, तो आप अपना शानदार प्रदर्शन दे नहीं पाते हैं। और इसीलिए सबसे पहला काम यही होता है। उसके साथ साथ जो रूटीन आप फॉलो करते आ रहे हैं, उसी रूटीन को आपके ऊपर आपको चलना है। जो आपके प्री मैच जो रिचुअल्स होते हैं, जिस तरह से हर एक खिलाड़ी तैयारी करता है, उसी प्रकार से आपको तैयारी करके मैदान में उतरना होता है। मैदान में एक बार उतर गए तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है। अगर दबाव बढ़ रहा है तो उस दबाव को किस तरह से आपको सोक इन करना है, कैसे आपको एब्जॉर्ब करना है, उसके बाद आपको अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है। उसके लिए क्या करते हैं? वो सब अलग अलग खिलाड़ियों की अलग अलग रूटीन होती है। उसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना होता है। जो आप करते आ रहे हैं वो एक तरह से आपके अंदर घुसा हुआ है कि आपको वही करना ही है। अब विराट कोहली को थोड़ी कोई बता सकता है, राहुल द्रविड़ नहीं बता सकते हैं ना कि जब 2 विकेट गिरेगा उनको किस तरह से खेलना है। उनको मालूम है कि जब दबाव बढ़ता है तो किस तरह से दबाव को सस्टेन करना है, एब्जॉर्ब करना है, उसके बाद रन बनाना है, जो केएल राहुल और विराट कोहली ने किया तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और ये भारतीय टीम को भली भांति मालूम है। बहुत ज़रूरी होते हैं बड़े मैचेस में कि जो बड़े मोमेंट आए, जो क्रिटिकल मोमेंट्स आए, वहाँ पर आपको पकड़ बनानी है, उसको आपको अपने कब्जे में लेना है, तभी आप इस प्रकार के मैच जीतेंगे। भारत ने जब बड़े बड़े मुकाबले हारे हैं हम लोग, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हो, जो बिग मोमेंट्स हुए, जो क्रिटिकल मोमेंट्स हुए हैं, वहाँ पर भारत थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़ गया है। तो भारत की कोशिश यही होनी चाहिए कि आज अगर वैसा मौका आता है तो वो जो बिग मोमेंट्स हैं वो भारत अपने कब्जे में कर ले। चौहान साहब बहुत चर्चा हो रही है लेफ्ट आर्म स्पिनर और वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने, और न्यूजीलैंड और के 4-5 बल्लेबाज और जडेजा की चर्चा हो रही है। इस पे आप क्या कहेंगे एज ए फॉर्मर स्पिनर कि भाई कैसे करना चाहिए? सभा का कहना नहीं, कुलदीप भी है हमारे पास। नहीं, कुलदीप है, कुलदीप के 10 ही ओवर है, आप समझिएगा। कुलदीप के 10 ओवर है, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है वो 10 ओवर कुलदीप के। लेकिन जडेजा, इन कितने सारे लंबे बैटिंग ऑर्डर लेफ्ट हैंडर के सामने जडेजा का इंपॉर्टेंट। हम लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। सबा करीम, दीपक सैनी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, राजेश चौहान भी जुड़े हुए हैं, विजय दहिया साहब भी हमारे साथ आ गए। विजय दहिया साहब, आप सबसे पहले आप ही बताइए, हमने
ढेर सारी चर्चा करनी, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड का स्पिनर है, लेफ्ट हैंड का। अब आपकी क्या विशेष टिप्पणी क्या है? हमने कप्तान से ज्यादा चर्चा कर ली। बताइए बचा क्या है जिस पे करनी है, क्योंकि मैं भी करके आ रहा हूँ दूसरे स्टूडियो से। बचा ये है कि आपके मन में अगर हम लोग कहते हैं नजर बट्टू लगना, एग्जाम से पहले जाते हैं दही चीनी खाते, हम लोग सुपरस्टिशियस लोग हैं हम लोग, क्या है जो ड्रिल जो टीम करेगी और क्या है जिसको अवॉइड करेगी? देखिए, अच्छी टीमें जो होती हैं ना, और जब आप इस तरीके के लिए खेल रहे होते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होता है कि जो आप करते आए हैं उसी को बरकरार रख सकें। कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है। 9 में से 9 मैच आप जीत चुके हैं, आप वो कंट्रोल करने की कोशिश करें जिसको आप कर सकते हैं। और इस भारतीय टीम ने अब तक वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। और जब सब कुछ चल रहा हो तो फिर आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने टीम देखी, आप जो प्लेइंग 11 है वो पिछले कुछ समय में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम वैसे ही खेलते हुए आ रहे हैं। सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान रखना है कि जब तक हम करते हुए आए हैं वही करें, और सोच को बहुत ज़्यादा पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पक्की बात है कि आप नॉकआउट मुकाबला खेल रहे हैं, उसमें आपकी सोच किस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे मुकाबले आप खेले हुए हैं। पर ये नहीं सोचेंगे आप कि हम इस टीम के साथ जब पहले सेमीफाइनल में खेले तो वहाँ क्या हुआ था। इस टूर्नामेंट में हालिया अगर आप मैचेस में देखें तो हमने उनको हराया है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम खेल रहे हैं ना, सबकी नज़र हम पे है। हमें सिर्फ यही रखना चाहिए कि अब तक जो करते आए हैं उसको भली बात ही करें। ये हमने देखा कि प्रेशर मैच जब होता है तो हम शुरुआत के 15 ओवर में ही मैच हार जाते हैं। टीमों की तरफ अगर आप देखेंगे तो हो सकता है उनकी गेंदबाजी की ताकत ही वहाँ हो, और ज़्यादातर जो अच्छी टीमें होती हैं उनके प्रमुख गेंदबाज होते हैं वो पहले ही आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। बाबा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा कि वो पहले बैटिंग कौन कर रहा है। सेकंड इनिंग में अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो थोड़ी सी अतिरिक्त मदद इस ग्राउंड के ऊपर ज़रूर रहती है आपके पास। लेकिन भारतीय टीम या अच्छी टीमें जो होती हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि टॉस जीते या हारें, उसका इतना ज़्यादा अपने जो प्रदर्शन है उसके ऊपर असर ना पड़ने दें। जो 350 का टोटल है शुरू बैटिंग करने वाले का, बाद में का 180 के आसपास, तो वो तो फर्क है। अगर मैचों के आप रिजल्ट भी देखेंगे उसमें भी यही हुआ है कि जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करी है उनके लिए थोड़ा सा जो सबब रहा है वो अलग तरीके से रहा है। अगर आप मैक्सवेल की वो इनिंग निकाल दें, वो इनिंग तो किसी के जहन से नहीं निकल सकती, टूर्नामेंट से क्या निकालेंगे। वो तो छप गई है वहाँ पे, जैसे कुछ खास इनिंगें होती हैं और वहाँ से तो कुछ खास इनिंगें निकाल सकती थी। लेकिन हाँ, ये परिस्थितियाँ जब इस तरीके से आप देखते हैं और हालिया परफॉर्मेंस में देखते हैं ना, तो फिर वो आपको ज़रूर थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर करती हैं। दोनों टीमों में से कौन सोच रहा होगा टॉस के बारे में ज़्यादा, वो न्यूजीलैंड होगी। सबा भाई, हम लोग अनकंट्रोलेबल की बात कर रहे हैं, टॉस हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अगर टॉस जीतता है टीम इंडिया, आपको लगता है जैसे गावस्कर कह रहे हैं कि अगर आप स्कोर बोर्ड पे रन लगा देते हैं तो उसका एक अलग प्रेशर होता है विंड के अलावा? हाँ विमल, ये हमेशा से बातें होती रहती हैं कि नॉकआउट मैचेस में, बड़े मैचेस में अगर आप पहले बल्लेबाजी कर लें, स्कोर बोर्ड पे रन बना दें, तब जीतने में आसानी होती है। पर बड़ी टीमें तो यही होती हैं ना कि आप टॉस का जो फैक्टर है उसको आप इररिलेवेंट कर दें, और आपकी तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप टॉस जीतें या हारें, उससे आपके प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात है, ये कमजोरी नहीं मैं कह रहा हूँ, अब भारत ने सबसे ज़्यादा चेज अभी तक जो किया है वो 273 का रहा है, वो भी न्यूजीलैंड के विरुद्ध। बिल्कुल। भारत ने कभी भी 300 से आगे का स्कोर चेज किया नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि भारत की गेंदबाजी इतनी अच्छी रही है कि दूसरी टीमों को हम लोगों ने रन बनाने दिया नहीं है। तो ये एक कमजोरी नहीं है, पर अगर भारत को 300 से ऊपर रन बनाना पड़ेगा, चेज करना पड़ेगा, तो क्या हम केपेबल हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना होगा। ऐसी बात नहीं कि हम चेज नहीं कर सकते हैं, पर उस प्रकार की स्थिति अभी तक बनी नहीं है भारत के लिए, और मुझे उम्मीद है कि उस प्रकार की स्थिति ना बने, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कठिन हो जाता है सेकेंड हाफ में उस प्रकार के स्कोर को चेज करना। पर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि हम बड़े से बड़ा स्कोर भी चेज डाउन कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अभी तक इस प्रतियोगिता में हम लोगों ने वैसा किया नहीं, क्योंकि उस तरह का अवसर आया ही नहीं है भारत के पास। चौहान साहब क्या कहेंगे आपको, यदि 300 रन चेज करना पड़ गया तो 300 रन चेज करना पड़ गया, इसका मतलब अपोजिशन ने आपकी बॉलिंग भी खोल के रख दी है? नहीं, देखिए, बॉलिंग भले खोल दी, लेकिन 300 रन में 6 रन का तो एवरेज है। मैंने आपको फिर कहा कि न्यूजीलैंड ने अभी तक जितने भी अपने मैचेस जीते हैं या बनाए हैं रन, उन्होंने 5 से 6 के एवरेज को मेंटेन किया है शुरू से, और बड़े आराम से उन्होंने उतने रन बनाए जितने वो चाहते थे और जितना वो टोटल भी देना चाहते थे। तो अगर हमको चेज भी करना पड़ता है, हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है और हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो बिल्कुल हम 300 रन का चेज जो सबा ने कहा कि हमने कभी किया नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो हमारी बैटिंग की जो स्थिति है, जैसे हमारे बैट्समैन फॉर्म में चल रहे हैं, स्ट्रेटेजी जो अभी तक सबा ने एक बार 10-15 मिनट पहले कहा कि जो अभी प्लानिंग होगी टोटल,
वो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टुकड़ा टुकड़ा में प्लानिंग होगी, 10 ओवर, 5 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर, स्पिनर, मीडियम पेसर, ये सारी प्लानिंग में अभी तक हमारी टीम के सारे खिलाड़ियों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके चले हैं। वो चीज उनको करनी पड़ेगी, वो स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। अगर उस मुद्दे से हम हट गए, हम जब उन्होंने ये भी कहा कि हम जब भी हारे हैं, हम अपनी छोटी सी गलतियों से हारे हैं, उस गलतियों में हमें सपोर्ट नहीं मिला या हम समझ नहीं पाए, तब तक मैच लेकिन वानखेड़े में चेज कर नहीं पाती है टीम। अभी यदि हम एक पारी को छोड़ दें मैक्सवेल की, तो चेज हो नहीं पाता है वहां पे। लेकिन फिर क्या करें, अगर टॉस हार जाएंगे तो कैसे करें? ये भी तो एक दो चीज है कि टीम इंडिया ने, मतलब टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा 86 विकेट लिए जितने, अगर बॉलर्स की बात करें तो मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि 300 350 का रन अगर हमें करना भी पड़ता है चेज, लेकिन चेजेबल टारगेट इस तरह के पिच पे, जैसे सचिन कह रहा है कि अगर आप टिकेंगे तो रन बनेगा, अगर आप बॉलर मेहनत करेगा तो विकेट मिलेगा। इस पिच पे सब कुछ है, ऐसा नहीं कि लॉपसाइडेड पिच है, मतलब जो भी हुआ टीम की गलती से। आपको क्या लगता है अगर चेजेबल टारगेट, इंडिया को अगर टारगेट चेज ही करना पड़ता है, क्या हो सकता है इस पे? देखिए, आप जब चेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं और दूसरी टीम की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा, अगर आप रणनीति बनाएंगे तो ये जो न्यूजीलैंड की टीम है ना, ये 4 प्रमुख गेंदबाजों के साथ खेलती है और उसके बाद जो 5वां बॉलर होता है उसमें ओवर आप देखें 2 या 3 लोगों से कराने की कोशिश करती है, तो वो एक कमज़ोर कड़ी हो सकती है। आपकी नज़र वहाँ ज़रूर होगी। थोड़ी देर पहले जो बात यहाँ पर हो रही थी ना, स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है, जब वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती थी, उनकी ये सोच होती थी कि पहले रन आप बोर्ड पे लगाएं। पिछले कुछ सालों में ये जो समझ या ये जो सोच बदली है, वो T20 क्रिकेट के आगाज़ से हुई है। T20 क्रिकेट में रनों का पीछा करना अधिकतर टीमें पसंद करती हैं और वही माइंडसेट 50 ओवर क्रिकेट में भी ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि पिच का स्वरूप बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है, और जब बदलता नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किन चीज़ों का पीछा कर रहे हैं। इस वजह से टीमें रनों का पीछा करना पसंद करती हैं, वो आप प्लान कर सकते हैं। और जब आप रनों का पीछा करेंगे तो फिर आप ये भी देखेंगे ना, किस गेंदबाज को आप थोड़ी सी किसके ऊपर आप, बिल्कुल न्यूजीलैंड भी तो वही करेगी। लेकिन आपने चेजेबल टारगेट बताया नहीं, डिप्लोमेटिक हो रहा है। नहीं, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप 300 रन बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके कर सकते हैं। अगर विकेट आप अपने हाथ में रखते हैं और पहले 30 ओवरों के अंदर आप बहुत ज़्यादा रन नहीं भी बनाते हैं, तो भी 20 ओवरों में उनकी भरपाई कर सकते हैं। वो मोड T20 क्रिकेट ने जो हमारी मानसिकता है वो बना दी है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यहाँ पर 11 जो है ना, 11 का वर्सेस 11 मुकाबला नहीं है, बिल्कुल 11 का वर्सेस 12 या 13 या और ज़्यादा है, क्योंकि जो सपोर्ट है ना वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। 12th मैन आप क्राउड को कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। और अब तक ऐसी स्थिति आई नहीं है भारतीय टीम के लिए कि जहां पर उनको क्राउड की जरूरत पड़ी हो। तो जहां पर भी मुकाबला बहुत करीबी नजर आएगा आपको, या कहीं पर ऐसा लगेगा कि भारतीय टीम थोड़ी सी शायद पीछे हो रही है, वो जो क्राउड सपोर्ट आपको मिलेगा ना, वो और ज्यादा मददगार साबित होगा। और इसीलिए तो जब आप घर पे खेलते हैं, होम कंडीशंस के फायदे के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ पिच और वो सारी चीजें नहीं है, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। लेकिन आपने जहां सवाल पूछा, मुझे लगता है कि अगर 300 रनों का भी पीछा करना पड़ेगा ना, तो भारतीय टीम सक्षम है। प्लानिंग थोड़ी अलग से करते हुए नजर आएंगे। प्लानिंग अलग करनी पड़ेगी। सबा भाई, आप भी कह रहे हैं कि जो टैक्टिकल जो गेम होगा 10 से 40 ओवर का, जो वहां पे दोनों कप्तानों की टैक्टिक्स काफी देखने को मिलेगी। और आप लोग सब लोग ये बोल रहे हैं कि 5-5 ओवर का प्लानिंग होगा, प्लानिंग एंड सब प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग, मैक्रो प्लानिंग, सारा इसमें अप्लाई करेंगे। न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पिछला जो मुकाबला हुआ था भारत के विरुद्ध, न्यूजीलैंड ने अंतिम के 10 ओवर में 6 विकेट उन्होंने गंवाए थे और मैच वो वहीं से हार गए थे। उसमें मोहम्मद शमी का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल था। तो न्यूजीलैंड का प्रयास यही होगा कि उस तरह की गलती वो ना फिर से नहीं दोहराएं। पहले 10 ओवर में उनके 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई थी डैरल मिचेल और रचिन रविंद्रा के बीच में, तो मध्यक्रम उनका सॉलिड नजर आ रहा है। उस मैच में केन विलियमसन टीम में नहीं थे, उनकी वापसी हो गई है, तो और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी उस टीम में। तो जो गलतियाँ उन्होंने पिछले मैच में की हैं भारत के विरुद्ध, उनका प्रयास यही होगा कि उस गलतियों को फिर से ना दोहराएं। अब भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज जिसके बारे में बात करते आ रहे हैं, होम कंडीशंस हैं, होम सपोर्ट है, आपके सभी प्लेयर अच्छे फॉर्म में हैं, टैक्टिकली भी आप में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो आपके ऊपर दबाव आता है, चाहे वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो, तो आपके पास उस प्रकार का अप्रोच है। गेंदबाजी के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, पर रोहित शर्मा के पास ये लग्जरी है कि उनके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, और इसी वजह से भारत ने मध्य ओवर्स में भी विकेट लिया है, नई गेंद से भी विकेट ली हैं और एंड ओवर्स में भी विकेट लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है रोहित शर्मा के पास। तो मुझे लगता है कि टैक्टिकली भी भारत के पास वो आर्सेनल है, वो रिसोर्सेज हैं जो न्यूजीलैंड को हरा सकती है। एक और चीज़ जो पिछले मैच में करी थी ना न्यूजीलैंड ने, वो इस मैच में भी
करने की उनकी बिल्कुल मंशा रहेगी। सिर्फ देखना ये है कि वो किस गेंदबाज के पीछे भागते हैं। पिछला जब मुकाबला हुआ था तो कुलदीप यादव के ऊपर वो एक सोच थी उनकी कि उनके ऊपर अटैक करें। पकड़ा, आखिरी के 5 ओवर में वापसी भी उन्होंने की जी, वो तो है हमारे पास। कुलदीप के पीछे मैं इस बात को यहाँ लाना चाह रहा था कि ये डच भी पीछे पड़े थे। उन्होंने भी एक जो जिसने मारा उठा के उसने बोला कि मैं बस में भी उसके कुलदीप के ही वीडियो देखते हुए आ रहा था। देखिए, आप एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम चाहे नंबर 1 हो या नंबर 10 हो रैंकिंग में, प्लान हर आदमी करता है। एग्जीक्यूशन की काबिलियत किसके पास है? आप ये नहीं सोच सकते कि कोई जनाब जो पायदान पे नंबर 10 की टीम है वो प्लान करके नहीं आती है। प्लान बिल्कुल करके आते हैं, सिर्फ यही है कि आप उसको उस दिन एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये देखना होगा कि न्यूजीलैंड किस गेंदबाज के पीछे भागने की कोशिश करती है। और हम पिछले एक प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहे थे कि ज़्यादा समय ले नहीं सकते हैं, और अगर आपको पहले 10 ओवर में किसी के पीछे भागना है तो जो गेंदबाजी भारतीय नज़र आती है उसमें लगता है कि मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज हो सकते हैं जिनके ऊपर वो थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि हमारे पास छठा गेंदबाज नहीं है। तो उनके पास तो 5वां भी नहीं है ना। नहीं, उनके पास ऐसे हैं जो रेगुलर डाल रहे हैं। 5 विकेट रचिन रविंद्रन ले रहे हैं विकेट। अगर आप पिछले मैच से देखने के 3 विकल्प आपने देखे थे तो नहीं, वो लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार इसको तो बाबा ने बताया था बैट्समैन है, ये तो बॉलिंग कर रहा है। बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगर नापतोल कर रहे हैं, अगर किस एस्पेक्ट में राजेश भाई देखें, अगर जैसे हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हमारी बॉलिंग सब लोग कह रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ऐसी बॉलिंग कभी नहीं रहे। अगर हम सिर्फ बॉलिंग देखें, हमारे पेसर्स उनके पेसर्स, क्या आपको लगता है कि हम पेसर्स में कम से कम जरूर उनसे आगे हैं न्यूजीलैंड से? नहीं, बिल्कुल आगे हैं हम उनसे, बिल्कुल आगे हैं हम उनसे, काफी आगे हैं। सवाल सिर्फ यह है कि हम जो अभी तक करते आए हैं जितना और सक्सेस हुए हैं, वो सक्सेस रेट आज के मैच में कितना मिलेगा। हम विकेट ले सकेंगे या हम रन चेस कर सकेंगे, रन रोक सकेंगे, ये 2 चीजें हमारे ऊपर बहुत ही हर सेशन में ये चीज रहेगी। जैसे अभी बात हो रही थी कि हमारे बॉलरों ने कमबैक किया है, सेकंड सेशन में उन्होंने विकेट भी ले लिया है। अच्छी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बॉलर जो है हमारे 3 मीडियम पेसर हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजी अभी रहेगी शुरू में, अगर वो करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो 6 का एवरेज मेंटेन करने की उनकी स्ट्रेटेजी रही है शुरू से। तो हमें अगर उसको हम थोड़ा सा हम समझते हैं और कडल करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। एक सवाल है, जैसे आप कह रहे थे, और विजय आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा अभी जो टूर्नामेंट चला है थ्रू आउट, पिचेस अच्छी है लेकिन लेंथ का खेल हो गया है, जिसके बॉलर्स का लेंथ, खासकर हमारे यहाँ शमी का या बुमराह का, या सॉफ्ट बॉल होती है 10 ओवर के बाद, तब भी लेंथ बरकरार है। शायद वो हमारे लिए की टू सक्सेस रहा है अभी तक। हाँ विमल, और भारतीय पेस बॉलर्स में सबसे बड़ी बात पूरे मैचेस में, पूरे टूर्नामेंट यही रही है कि हमारी जो अटैक है सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रही है। जहाँ पर हम बॉल डालना चाह रहे हैं वहाँ पर बॉल गिर रही है, चाहे वो नई गेंद के साथ हो या फिर पुरानी गेंद के साथ हो। बुमराह की लेंथ अलग रहती है, मोहम्मद शमी की लेंथ अलग होती है, नई गेंद के साथ भी पुरानी गेंद के साथ भी। मोहम्मद सिराज का हमने देखा वो क्रॉस सीम बॉल डालते हैं जनरली, पर उनकी लेंथ भी इम्पेकेबल है। बहुत कम बार हमें देखने को मिला है कि हमारे पेस बॉलर ने डाउन द लेग साइड आसानी से रन दे दिया हो या फिर ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज़्यादा जगह दे दी हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जब आप डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे और तीनों बॉलर अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो दबाव बढ़ता है बैटर्स के ऊपर। इसीलिए बार बार हम लोग इस पर जोर दे रहे हैं। विजय ने भी यही बात कही है कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़रूरी ये डिसाइड करना कि उनका गेम प्लान क्या है हमारे 3 पेस बॉलर्स के विरुद्ध। क्या फिर से न्यूजीलैंड सेफ क्रिकेट खेलना चाहेगा? क्या उनकी कोशिश यही होगी कि जो नया स्पेल है मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को, उसको ठीक प्रकार से खेल लिया जाए, उसके बाद अब अन्य बॉलर्स को अटैक करेंगे? या उनकी सोच ये होगी कि इन तीनों में से एक बॉलर को टारगेट करें? मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्ट्रैटेजी पर हम ध्यान देंगे, टैक्टिक्स जो रहेगी न्यूजीलैंड को, ये होनी चाहिए कि इन तीनों में से आपको एक बॉलर को चूज करना होगा, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। भारत को अभी तक किसी भी टीम ने दबाव बनाया नहीं है भारत की गेंदबाजी के ऊपर। तो न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी यही होगी कि कम से कम इन तीनों पेस बॉलर्स में से एक पेस बॉलर के ऊपर धावा बोला जाए, तभी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी जडेजा की। लेफ्ट हैंड वाले को बाबा जडेजा के, पर देखिए ऐसी बात नहीं कि जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की थी लेफ्ट हैंडर के सामने, क्योंकि उनके बॉलिंग में ना बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो क्लोज द स्टंप बॉल डाल रहे हैं। नहीं, लेकिन विकेट लेना शुरू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि वो हमारे 3 पेसर्स में से एक पेसर्स को पिक कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं है कि वो आप मिडिल ओवर में जाएं, वहां पे स्ट्रेटेजी बनाएं। जैसे आप वो सही बात है ना, जो अभी सभा भाई ने जिक्र किया कि मिडिल ओवर तक जाते जाते कहीं आप लेट ना हो
जाए, लेट ना हो जाए, उतना समय ना ले, फिर तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद विकल्प क्या बचा आपको? फिर आप सिर्फ 10 ओवर में बाद के थोड़ी मारने जाएंगे, स्लॉग में नहीं जाएंगे आप। क्योंकि एक बार क्या होता है ना, कई बार जो भारतीय टीम ने किया है, भारतीय गेंदबाजी इस समय इतनी जबरदस्त क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने वापस प्रेशर डाला है और कोई भी एक ऐसा गेंदबाज नहीं आया जिसके बारे में आपने ये सोचा हो कि ये आएगा ना तो इसके पीछे भागेंगे दूसरी टीम ने। और पांचों के पांचों जो गेंदबाज हमारे रहे हैं वो सब विकेट टेकिंग विकल्प रहे हैं। हम आंकड़े देख रहे थे ना, टॉप 5 में हमारा कोई गेंदबाज नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सबके पास विकेटें ली हुई हैं, तो सबने अपना काम किया हुआ है। हम कुलदीप को देख रहे थे कि वो 11 से लेकर 40 का जो फेस होता है उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां उनके पास विकेट लेने की काबिलियत है। लेकिन मोहम्मद शामी के आने से वो दुगनी हो गई संभावनाएं भी, और वो देखने को भी हमें मिला। कोई एंड लूज नहीं मिल रहा है। सैनी भाई आप क्या सुनाएंगे? आपने इतने अच्छे क्रिकेटर बुलाए हैं, इन्होंने इतनी अच्छी राय दी है क्रिकेट को लेकर, वरना आजकल तो पूरा देश राय दे रहा है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। और रविंद्र की वो जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, उनकी नानी नजर उतार रही है उनकी, तो कह रहे नजर मत उतारो, हमारे खिलाफ ही खेल रहे हैं। तो सब राय दे रहे हैं। मैंने एक चैनल देख रहा था कल, उसमें ऐसे ही पता नहीं कौन एक्सपर्ट बिठाए हुए, उन्होंने क्या राय दी, देखो ऐसे ऐसे राय दे रहे हैं लोग। बोले सर हमारी टीम को रन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? वो बोले ब्रेक के बाद बताऊंगा। अब पूरा देश ऐसा देख रहा है, पता नहीं क्या बताएगा ब्रेक के बाद जो हमें नहीं पता। उन्होंने फिर पूछा सर हमारी टीम को रन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने बहुत सोच के बोला हमारी टीम को रन बनाने के लिए बैटिंग अच्छी करनी चाहिए। और वो एंकर फिर बोलता ये था हमारे एक्सपर्ट का एक्सपर्ट कमेंट। नहीं तो ये हमारी क्लास ले लेंगे अगर हम इनसे। नहीं ये तो प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं ना कि नहीं, ये लोग खेले में कोचिंग करते हैं, ये सभा भाई बहुत तरीके हैं ऐसे। तो जैसे अभी देखो मैंने जैसे बताया, देश में इलेक्शन भी चल रहा है, फेस्टिवल भी चल रहा है और वर्ल्ड कप भी चल रहा है। राजस्थान में इसकी हवा है, एमपी में उसकी हवा है, कहते छत्तीसगढ़। मैं कहता हूँ सारे आके मुंबई आ जाओ, एक बार सारी हवा अपनी हवा चला दो, जिससे शमी की बॉल अच्छी स्विंग हो। जब मैं पास्ट की बात एक कर रहे हैं, एक तो जैसे 1 साल 2 साल या 4 साल पुरानी करें, मुझे आज का दिन याद है। आज सचिन इसी मैदान पे 10 साल पहले रिटायर किए थे, तो मैं वो मेमोरी कैरी कर रहा हूँ। ये कि पिछले मैच में हारे नहीं हारे, एज अ कैप्टन आपको लगता है, एक तो रिलैक्स दिख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है टूर्नामेंट के शुरू से अब तक रोहित शर्मा थोड़ा इवॉल्व होते हुए भी दिखे हैं, रिलैक्स दिख रहे हैं? आपको लगता नहीं लोड ही नहीं ले रहा बंदा? मतलब आप पूरे दबाव डाले जा रहे हो, प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, बंदा लोड ही नहीं ले रहा। कॉन्फिडेंस दिखता है। रिलैक्स तो कहने के ऊपर है, क्योंकि उनकी शारीरिक भाषा भी है, कई लोगों को उनकी शारीरिक भाषा भी अलग नजर आती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दिखता है। लोग पूछते हैं कि ये बंदा योयो टेस्ट पर कैसे पूरा। बाबा एक चीज है, योयो टेस्ट बाबा इसका पूछ रहे हो, स्टार्ट देखो उसने पूरे बॉलरों को योयो करा रखी है, आप इससे योयो के पूछ रहे हो कि भाई योयो क्या करेगा? बाबा इससे दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसी भी कप्तान का नहीं हो सकता। इतना रिलैक्स मजा करता, लगता है कि उसको वो एंजॉय करता है। जो भी पूछ लो, पिछली बार कोई जो मीडिया मैनेजर है उनको इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ही इज मिस्टर रोहित शर्मा, तो उन्होंने मुंह छिपा लिया, क्यों नहीं यार? पर आज जो रोहित जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना लड़के अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे इंजमाम उलग की याद आ गई। गलत दिन याद आ रही है मेरे भाई। वही मुझे अफसोस है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप बिटवीन द लाइंस जो बोलते हैं ना, उसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि पिछले 4 मैच में जो हो रहा है ना, वो डिफाइन नहीं करता कि वानखेड़े क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये ना सोचें कि जो बाद में गेंदबाजी करेगा उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है। और जब कप्तान स्टेटमेंट देता है ना, या कप्तान कुछ बोलता है, तो वो निकलती उसके मुंह से है, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम की एकजुट बात होती है, वहां पर आप डिस्कस करते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि मुंबई के बारे में आपने आज बात करनी शुरू होगी। जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे होंगे ना, सीजन के बीच में ही आपको पता होगा कि हमारा सेमीफाइनल वहां होने वाला है, या किस ग्राउंड पे होने वाला है, फिर वहां से आपने उस तरीके की सोच शुरू करी होगी। और आप ये बात ज्यादातर अपनी टीम के अंदर इसलिए भी करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कप्तान कहना शुरू करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर सारी चीज उस लोगों को मानने लगते हैं। और मानने के लिए जब आप पीछे देखते हैं हाल फिलहाल में, तो आप 9 में से 9 मैच जीते हुए हैं, तो आप फिर ये कहते हैं हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जो करना है हम वो करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनकी, काफ़ी सारी चीज़ें बयां करती हैं, और सबसे अच्छी ये बयां करती है कि इस समय माहौल कैसा है, वो बहुत बढ़िया। अभी 1 या 2 दिन पहले किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था आपका सफर किस तरीके से रहा, उन्होंने कहा मेरे सफर की चिंता मत करो, एक ही सफर है, वो इंडियन टीम वर्ल्ड कप कैसे जीतेगी। तो वो गोल भी बता रहा है कि ड्रेसिंग रूम क्या कह रहा है, या आपकी सोच, सबकी सोच घूम फिर के कहाँ आ रही है कि इससे बढ़िया टीम नहीं बन सकती है हाल फिलहाल में। अगर इसका हम पूरा तरीके से फायदा नहीं उठाएंगे ना, तो फिर आपको मलाल जरूर होगा। प्रोसेस पे पूरी तैयारी है, मतलब जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। ये शब्द ना ये शब्द बड़े टाइम से घूम रहा है, ये प्रोसेस, ये आउटकम, ये शब्द ये धोनी का शब्द है। हाँ, ये बड़ा घूम रहा है ये शब्द।
उसकी पूरी तैयारी। मतलब ऐसा कह रहे हो आप कि प्रोसेस और आउटकम 83 वो 1 घंटे बाद पता चलेगा ना, वो इनिंग के बीच में जब बात करेंगे ना हाफ में, तब पता चलेगा प्रोसेस। वो धोनी का बायस आ जाता है। ऐसे तो फिर आप बात करने लगे और लेफ्ट आर्म स्पिन आप जो लगे हुए थे, मैं कह देता हूँ कि शायद वो कप्तान है जो ये नहीं सोचता कि लेफ्ट आर्म के सामने गेंदबाजी करानी चाहिए कि नहीं चाहिए। बड़ा फर्क पड़ता है कप्तानों का। और मैं एक और चीज बताता हूँ, कई बार कप्तान अगर बैट्समैन हो और उसको कोई गेंदबाज खेलना आसान लगता हो ना, तो उसको लगता है कि सारी दुनिया को वो गेंदबाज आसान लगता है। सौरव गांगुली को लेफ्ट आर्म स्पिनर आसान लगता था। उनके टाइम में लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेल पाना बड़ा मुश्किल काम होता था, क्योंकि उन्हें लगता था सभी लेफ्ट आर्म स्पिनर को अच्छे आसानी से खेल सकते हैं। ये उनकी काबिलियत थी जो उसको आसान बनाती थी। तो कप्तान बहुत अहम रहता है कि वो अपने गेंदबाजों के बारे में क्या सोचते हैं। मीनाक्षी के पास चलते हैं। पहले विजय भाई, एक जो इंपॉर्टेंट बात अभी रवि शास्त्री वहां पे कह रहे हैं कि पैचेस हैं, तो चाहे पहले आप बैटिंग करें पहले बॉलिंग करें, स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग से ही उनका एक रोल रहेगा यहाँ पे। स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग से रोल रहेगा, लेकिन कब? अगर आप देखें तो दोनों टीमों के पास ऐसे स्पिनर है जो पहले 10 में गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि दो नई गेंद होने की वजह से ना आप पहले विकेट लेने की सोच रखते हैं। और स्पिनर को सीधा लाना थोड़ी सी कई बार डिफेंसिव सोच हो जाती है। और देखिए, जब आप पिच रिपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। उनका ये मानना है कि वो पैचेस हैं, उनको आप कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ मदद है उस तरीके की, तो ये भी देखने वाला होगा। चौहान सर के पास चलते हैं। चौहान सर, आप ये बताएं कि अब तो दोनों एंड पे एक बॉल है, तो स्पिनर को कब लाना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कप्तान, यदि पिच जो है कहा जा रहा है कि स्पिन फ्रेंडली होगा? नहीं, देखिए, मैं अपनी बात बीच में अधूरी रह गई थी। जी, जाडेजा को उस मैच में विकेट नहीं मिली न्यूजीलैंड के सामने, किसी ने कहा जाडेजा ने पूरे एक्सपीरियंस को यूज नहीं किया। उसको मैक्सिमम राउंड द विकेट जो उसका है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आकर के क्लोज टू स्टंप्स, लाइन लेंथ और ट्रेजेक्टरी, इस पे ध्यान देना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उनका इस पूरे मैच में। जहां मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, उनका बॉलिंग के 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वही एक ऐसे बॉलर है जो नए बॉल से या थोड़ी सी जल्दी आकर के वो एक जगह पे बॉल डाल करके मैच को अगर कप्तान को सहयोग दे सकते हैं। जडेजा का रोल राजेश भाई, विजय भाई कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव पिछले मैच में जैसे आपने कहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 5 ओवर में उनको पिक किया, लेकिन उन्होंने एक कमबैक किया था। क्या आप जब पिटे हैं, आप उसके बाद आपने कमबैक किया, आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, टीम आपको वैसे मूव करती है कि नेक्स्ट में आपको उसका बदला लेना है, या उस माइंडसेट से जाना है? नहीं, बदला लेना तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर रहती है कि आपको किस तरीके से कमबैक करना है, कौन सा ऐसा एरियाज था। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, स्पिनर्स ये चाहते हैं कि बल्लेबाज उनके पीछे आए। जब आप वो पीछे भागेंगे या कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाएंगे तो आपके पास और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उनको आउट करने के लिए भी। कुलदीप की जो सबसे बड़ी ताकत पिछले कुछ समय में रही है, जब से उन्होंने कमबैक करने लगी है, मुझे लगता है कि वो मेंटली जितने स्ट्रांग हुए। आपको याद हो, एक मैच के अंदर थोड़े महंगे साबित हुए थे तो ग्राउंड में आंसू आ गए थे उनको। ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और आई थिंक जो भी उनके आसपास होंगे या जिन्होंने भी बात करी होगी, उन्होंने कहा होगा अगर आपकी कोई वीकनेस है भी ना तो दिखाएं ना, खेल के अंदर तो बिल्कुल ना दिखाएं। और ये एक टेम्परामेंट उनका देखने को मिला था, या शायद मानसिक रूप से उतने मजबूत नज़र नहीं आए थे, लेकिन इस पहलू पर भी उन्होंने काम किया। और इसी वजह से आप देखें तो उनके जो हालिया नंबर हैं वनडे क्रिकेट के अंदर और खासकर बीच के ओवरों में, वो इंडिया ने टॉस जीता है और इंडिया ने टॉस जीता है। अभी देखते हैं क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो टॉस हुआ है, इसमें इंडिया ने टॉस जीत लिया है, ये एक अच्छी खबर है। और निश्चित रूप से जो है इंडिया चाहेगा कि वो पहले बैटिंग करे, जैसे कि बात कही जा रही है। इंडिया चूज टू बैट, हाँ, इलेक्टेड टू बैट। अब बताइए। अब तो सारी चीजें वही है जिसके बारे में आप कह रहे थे, वो आंकड़े भी और ज्यादा पुष्ट हो जाएंगे आपके कि भाई 370 बनते हैं, 188 पे आउट होते हैं, और जितने लोग घर पे बैठे थे वो अब तक अगर ऑर्डर नहीं किया था, सारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, जितने भी बॉक्स में है सारे चेहरे हंस रहे हैं। बाबा आपको देख के हंस रहे भाई, अब होस्ट हंस रहा है तो गेस्ट तो हंसेगा ही। हम तो मेहमान है यहाँ पे, बुलाए हुए हैं। भारती जी ऐसा है कि दिल से हम लोग सब चाह रहे थे कि टॉस हम जीते, सच तो ये है, और हम जीत गए। जीतने के बाद एक तरह से हम 20% मैच अपने हाथ में आ गया है। तो वो चीज जो खुशी होती है ना, एज ए पुराने प्लेयर, एज ए एक्स प्लेयर, तो वो उसकी मुस्कुराहट है ये हम लोग के चेहरे पे। लेकिन विजय सर, आपको लगता नहीं है कि जो यहाँ पे वानखेड़े पे 15 ओवर शुरू के वो आपको निकालने ही निकालने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि थोड़ी स्विंग होती है, थोड़ी
10 ओवर के बाद भी थोड़ी सा जान बची रहती नहीं, है। उस सोच के साथ जाएंगे नहीं अब, क्योंकि रोहित ने जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही, मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, जो तीसरा मैच हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे, 3 मैच की सीरीज, पहले वो 2 खेले नहीं थे, उसके बाद वापस आते ही जिस तरीके से, जिस अंदाज में वो खेले हैं, वो उनकी ताकत है। और अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं ना, तो आप कोई भी चीज ऐसे मौके पे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे जहां मेक और ब्रेक वाली बात होती है, और यही तो ताकत रही है उनकी। और इनके रोहित के अच्छे स्टार्ट देने की वजह से आप देखें, जो आने वाले बल्लेबाज होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत समय ले लेते हैं जो चाहिए होता है, और उसकी पता भी नहीं चलता कि उन्होंने समय लिया है। बिल्कुल। एक मैच के अंदर 10 ओवर में 90 रन बनाए थे, और 20 ओवर में 120, तो भी रन बॉल था। आपने अगले 10 में सिर्फ 30 ही बनाए, लेकिन फिर भी रन बॉल था, आप गेम से बाहर नहीं हुए थे। तो इस तरीके का उनका स्टार्ट, और मुझे लगता है कि वो उसी तरीके से खेलें जिस तरीके से अब तक खेलते हुए आए हैं, क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत दबाव गेंदबाज के ऊपर डालते हैं ना, तो फिर बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी सोच ये रहती है कि मुझे विकेट लेनी है। वो थोड़ा बचने के लिए सोचते हैं कि किस तरीके से मैं अपने ओवर निकाल लूं, और वही आपकी बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल विजय भाई जैसे कह रहे हैं कि गेम प्लान में भी क्लैरिटी है और एग्जीक्यूशन में भी क्लैरिटी है। इनाक्षी, कप्तान जो है और कम्युनिकेशन, कप्तान का कम्युनिकेशन, टीम का कम्युनिकेशन, और इनफैक्ट जो बाहर लोग हैं वो भी अच्छे से समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना क्लियर है। जी, कल रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि जिस हिसाब से प्रेशर पे रिस्पॉन्ड कर रही है पूरी टीम, वो पूरे टूर्नामेंट में नजर आ रहा है कि हर मैच में वो लोग किस प्रकार से माइंडसेट रहा है। अगर आप सारे मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द अवार्ड्स भी देखें, सबको अलग अलग अवार्ड्स मिले, तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि कोई 2-3 ही प्लेयर्स नहीं है जो सारे मैचेस जिता रहे हैं। हर एक प्लेयर को अपना रोल पता है और हर एक प्लेयर वो रोल प्ले कर भी रहा है। और एक और अच्छी बात है जो उन्होंने बोली कि राहुल द्रविड़ ने भी उतना ही सपोर्ट किया। अगर कोई प्लेयर जिनको रोल बताया गया वो रोल उस दिन नहीं फुलफिल कर पाते, तो भी उनके साथ खड़े रहना और कंटिन्यू करना। जैसे हमने देखा था बीच में एक रफ पैच आया था श्रेयस अय्यर का, 2-3 मैच गिल का भी ड्यू रहा था, बट हर एक प्लेयर ने कमबैक किया है उसी प्रकार से जिस प्रकार से पूरी टीम ने चाहा है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक कप्तान का वो बैकअप देना हर प्लेयर को, क्योंकि हमने देखा है कि 6 मैच मतलब लगातार सेम ही टीम चलती जा रही है, चाहे कैसे भी कंडीशंस हो, चाहे कोई इंजरी हो ना हो, बट ये जो प्लेयर्स है, चाहे स्विंग चाहिए हमें या स्पिन चाहिए, बट ये हमने टीम फिक्स रखी है, तो सबको क्लैरिटी से पता है कि यही टीम है, और अगर कोई इंजरी या मिसहैप नहीं होता है तो यही टीम हमको वर्ल्ड कप जिताने वाली है। बिल्कुल, अभी भी दोनों टीमें अनचेंज्ड हैं विजय भाई, मतलब दोनों टीमों ने कोई रिस्क नहीं लिया। इनफैक्ट उनकी टीम में भी, न्यूजीलैंड भी बहुत, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन टीम है, क्लैरिटी है, उनके यहाँ भी प्रोसेस है, ठीक है, तो क्लैरिटी है। मतलब ये नहीं है कि कोई न्यूजीलैंड को आप हल्के में आंक सकते, चाहे मैदान के अंदर हो या बाहर हो, बिल्कुल नहीं आंक सकते, और यही तो उनकी ताकत है। कई बार क्या होता है ना, दो टीमें आपके पास इस तरीके की हैं कि एक ऐसा देश जहां पर क्रिकेट को सब कुछ माना जाता है, एक ऐसा देश जिनके पास इतने विकल्प ही नहीं, और ना उनका ये नंबर 1 खेल है, लेकिन फिर भी उनकी सोच में और उनके परिणामों में आपको साफ नजर आता है कि किस तरीके से वर्ल्ड कप भी हार गए इस बार। जी हाँ, बिल्कुल हार गए, साउथ अफ्रीका ने हरा दिया था। और रग्बी का बाबा अगर आप देखेंगे ना, उनके लिए रग्बी का कितना बड़ा महत्व है। रग्बी उनकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, क्रिकेट एक खेल है, लेकिन रग्बी उनके लिए सब कुछ है। वहां पर अगर आप उसको जोड़ के देखना चाहें, लेकिन विकल्पों की वहां पे बात करें, वहां पे किस तरीके की एक तो जनसंख्या का बहुत बड़ा, अगर आप उनकी तरफ नजर डाल के देखेंगे तो वो उतना बड़ा साइज नहीं है वहां पे। और एक और चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं, जितने खिलाड़ी इनकी टीम में खेल रहे हैं, और पिछले कुछ समय में कितने एशियन ओरिजिन के प्लेयर आपको वहाँ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया ओरिजिन, और साउथ अफ्रीकन भी बहुत उस तरफ गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ जाके आपके लिए एक विकल्प बन सकता है उस लिहाज से। लेकिन एक जो चीज़ मुझे स्टैंड आउट नजर आती है ना न्यूजीलैंड के लिए, मुझे मौका मिला है कई न्यूजीलैंड खिलाड़ियों के साथ काम करने का, बड़े कंटेंट हैं, और वो उनके खेल में भी नजर आता है। तो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त कुछ करने की कोशिश नहीं करते, जो आता है ना, छोटी चीज़ों को बड़े तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और ये भारत में खासकर आके ना, आपकी एक जो मोटिवेशन है वो और अलग बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। दीपक सैनी हमारे स्टूडियो में बहुत देर से बैठे। दीपक सैनी जी, क्या कुछ सुनाएंगे? अभी मेरे थोड़ी देर पहले लालू जी से बात हुई है, तो लालू जी कह रहे थे, आपको प्रणाम करता है लालू यादव। वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड, भारत टॉस जीता है। टॉस किससे होता है? सिक्का। हमारा सिक्का चल रहा है, बैट न्यूजीलैंड। हम बोलता है रन बनाओ 550 रन बनाकर फील्ड पर सो जाओ, नहीं बना पाएगा न्यूजीलैंड, बैट। और सिद्धू जी से बात हुई थोड़ी देर पहले, मेरे सिद्धू जी से बात हुई। सिद्धू जी का अपना, आपको पता है, मूड रहता है, इलेक्ट्रीफाइंग रहता है। वो गुरु
ठोको ताली ठोको गुरु बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आन द बैंड। भारत सारा मैच जीतेगा, हारेगा न्यूजीलैंड। मजेदार। तो ये थी गुगली, और उम्मीद करते हैं कि आपको मैच पसंद आएगा, आप सबको एक रोमांचक मैच होगा। जाते जाते विजय भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? आई थिंक अब तो एडवांटेज, अगर जिस तरीके से टॉस के बारे में भी बात कर रहे थे, मैच शुरू होने से पहले हम कह रहे थे कि थोड़ी सी एडवांटेज या भारतीय टीम को वैसे ही है जैसा अब तक खेलते हुए आए हैं, तो यहाँ से आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें भारतीय टीम के हक में नजर आती हैं। चौहान साहब, क्लोजिंग कमेंट। नहीं, वो तो मैंने कह ही दिया था मैं कि भाई हम टॉस का वेट कर रहे थे और टॉस जीत गए तो 20% तो वैसे ही मैच की तरफ बढ़ गए। अब बाकी खेल का है तो खेल में हमें और 40% लेना है। मीनाक्षी, फिंगर क्रॉस्ड, फर्स्ट 15 ओवर एंटरटेनिंग मैच होने वाला है, बस वही आशा है। अभी देखा डेविड बेकहम ने विराट कोहली को बॉल पास करी और विराट कोहली ने इसको वापस पास करी। तो हमने क्रिकेट की बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं कि आज का मैच एंटरटेनिंग रहे। श्रीलंका वाले ही पिच पे ये मैच हो रहा है, तो उसी प्रकार का एक रिजल्ट देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल स्टार्स भरे रहेंगे। बेकहम है, मूलर जो है, मूलर ने उनका टी-शर्ट लिया, जर्मन टीम में खेलते हैं, अभी बुंदेसलीगा में बायर्न से खेलते हैं, उन्होंने भी अपना एक टी-शर्ट लिया, विराट कोहली की जर्सी पहनी थी। तो एक दिलचस्प रोमांचक मैच की हम उम्मीद कर रहे हैं। मैदान में भी सितारे हैं, स्टैंड्स में भी सितारे भरे हुए हैं, और इन सितारों के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारी जो रात है वो भी सितारों से जगमगाए और टीम इंडिया जीत हासिल करे।